स्टार्ट। जय हिंद। क्लास शुरू करें? ठीक है, हेडिंग डालिए विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय। राखी यादव, गुड मॉर्निंग। हेडिंग डाल ली? लिखिए वे अव्यय शब्द। वे अव्यय शब्द जिनसे हर्ष, शोक, लिखूं मैं? वे अव्यय शब्द जिनसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध होता है। घृणा आदि का बोध होता है। विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। सोनाली यादव, गुड मॉर्निंग। MGS मोटिवेशनल, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। वे अव्यय शब्द जिनसे किसका बोध होता है? अगर एक शब्द में समझा जाए, जैसे आप ये भूल जाए हर्ष, शोक, आश्चर्य क्या है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे अव्यय शब्द जिनसे भावातिरेक या भावावेग, अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे नहीं कहा कि हर्ष, सीधे भावनाओं का नाम नहीं दिया, हर्ष क्या है? प्रसन्नता। क्रोध क्या है? गुस्सा। दुख क्या है? शोक। तो नफरत, घृणा, ऐसी भावनाएं, ये सब भावनाएं हैं या नहीं, पहले तो ये बताओ। तो जब व्यक्ति में भावनाओं का अतिरेक हो या भावनाओं का आवेग ज्यादा हो, तो मान लीजिए उसने ये नहीं कहा कि ऐसे शब्द इसमें अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि को व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसने ये ना देकर के आपसे ये दे दिया कि वे अव्यय शब्द जो भावा अतिरेक या भावावेग को, अब ये क्या, भाव प्लस अतिरेक। अतिरेक का मतलब है एकदम बहुत ज्यादा हो जाना, भावनाओं का ज्यादा होना। हम कब दुखी होते हैं? जब दुख वाली, हम कब रोते हैं? जब दुख वाली भावनाएं हम पर ज्यादा हावी हो जाती हैं। हम कब हंसते कूदते हैं? जब हमें प्रसन्नता ज्यादा मिलती है, यानी भावनाएं हम पर हावी होती हैं। तो भावनाओं का अतिरेक हो, यानी वे अव्यय शब्द जो भावनाओं के अतिरेक को या भावनाओं के आवेग को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। लिख लिया? हाँ या ना? एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रही हूं। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा आदि को व्यक्त करते हैं या जो भावा अतिरेक या भावावेग को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे जैसे वाह हम जीत गए, वाह हम जीत गए। DC राहुल यादव, गुड मॉर्निंग। एडवर्टाइजमेंट देखा है चाय का? अच्छा, हमारे लिए ताजमहल को देख के वाह की फीलिंग निकलना थोड़ा सा कम हो सकती है, क्योंकि हमारे पड़ोस का मामला है ना? इसीलिए कहा गया है कि एक उक्ति होती है ना, कौन सी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इन दूर वाली चीजें ज्यादा। और एक और गांव में लोक उक्ति भी ये जाती है कि घर का जोगी जोगड़ा अन गांव का सिद्ध। एग्जाम में भी आती है। और ये भी कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आप कभी ताजमहल पर जाकर देखिएगा, तो वहां पर आपको मोस्ट ऑफ देम फॉरेन मिलेंगे, और इंडियन जो होंगे वो कौन होंगे? वो साउथ इंडियन होंगे। हमारे यहाँ के लोग कम होते हैं, क्योंकि हम तो पड़ोस में ही है, डेली आते जाते देख ही लेते हैं। चलिए, तो ये आप लिख चुके हैं। अब हेडिंग डालिए विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद, और इसके साथ ही डालिए विस्मयादि बोधक अव्यय के 11 भेद होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं?
11। अब देखो इसमें भी दो काम हो सकते हैं। पहला मैंने हेडिंग डाल देती हूँ, पहले आप समझ लीजिएगा। हर्षबोधक। बोधक शब्द को मैं आपको समझा चुकी हूँ कई बार, हाँ या ना। बोधक का मतलब होता है जो बोध कराता है। रटोगे तो चीजें बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी, समझ के पढ़ोगे तो बहुत बेस्ट कंडीशन होगी। अब किसका बोध कराया जा रहा है? हर्ष का, खुशी का। ऐसे विस्मय बोधक शब्द जिनसे किसका बोध पता चलता है? प्रसन्नता का पता चलता है, वही किस में जाएंगे? हर्ष बोधक में। तो क्या ये डेफिनेशन लिखाने की आवश्यकता है कि वे अव्यय शब्द जो हर्ष का बोध कराते हैं, जो प्रसन्नता का बोध कराते हैं, उन्हें नहीं कहते? तो हम क्या करते हैं, सीधे हेडिंग डालते हैं हर्ष बोधक अव्यय और शब्द लिख लेते हैं कि किन किन शब्दों से हमें प्रसन्नता होती है। तो आप बताओगे आपको किन किन शब्दों से प्रसन्नता होती है? एक तो वाह, हम जीत गए, अरे वाह क्या बात है, इस तरह से हम बोलते हैं ना खुश होकर, हाँ या ना। या शाबाश, तुम एग्जाम क्वालिफाइड हो गए, शाबाश, बहुत अच्छे, क्या खूब। या हम कभी कभी प्रसन्नता में ऐसे भी तो बोलते हैं क्या बात है, हाँ या ना। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आप एक चीज समझ लीजिएगा, जहां भी विस्मय बोधक अव्यय होगा वहां 100% क्या होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी एक सीधी लकीर और उसके नीचे बिंदी। इतनी सी बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो हम इससे आगे निपात भी पढ़ेंगे, तो बहुत सारे शब्द अव्यय और निपात को एक दूसरे को कम्युनिकेट, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। आपको लगेगा ये तो हमने इसमें भी पढ़ा था, ये तो हमने इसमें भी पढ़ा था, और विस्मयादि बोधक अव्यय में। तो जहां जहां विस्मयादि बोधक अव्यय होता है वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह होता ही होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए आपने वाक्य कैसे लिखा होगा, वाह हम जीत गए, हम जीत गए, या शाबाश। क्या लिखते हैं आगे, क्या अच्छा काम किया आपने, तुम सफल रहे। प्रसन्नता का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ या ना। तो विस्मयादि बोधक अव्यय के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो कैसे होंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ में। जहां भी आपको चिन्ह मिल जाए कौन सा अव्यय है? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब बताओ अगर एग्जामिनर आपसे शब्द देकर पूछ ले, हालांकि शब्द से संभावना कम होती है विस्मयादि बोधक अव्यय में और वाक्य से ज्यादा होती है, तो आप बता देंगे? कोई कंफ्यूजन? तो चलिए अगली हेडिंग डालिए, शोक बोधक। शोक बोधक। शोक, शोक का मतलब क्या होता है? दुख। ऐसे शब्द जिनसे दुख का पता चले वो क्या कहलाएंगे? शोक बोधक। अब बताओ दुख कैसे पता चलता है? अच्छा ये बताओ दुख होता कब है? सबसे पहला जब हमारी किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, सबसे ज्यादा दुख हमें तब होता है, तब हमारी शोक की भावनाएं हम पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती हैं। या हमसे कोई हमारी अच्छी मतलब बहुत प्रिय चीज भी छिन जाए। आजकल प्रिय चीज क्या होती है? मोबाइल। मोबाइल छिन जाए तो दुख होता है, होता ही होता है। बच्चों में यहाँ तक का क्रेज है कि गुस्से में अपना सिर दीवार में मार सकते हैं पर फोन नहीं मार सकते, क्योंकि पता है सिर फूट गया तो इलाज हो जाएगा, मोबाइल फूट गया तो दोबारा मिलेगा नहीं, है ना। क्या बात है। चलो, तो ऐसी भावनाएं, ऐसे विस्मयादिबोधक शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जिनसे किसका पता चले? शोक का पता चले। जैसे आपने देखा होगा जब व्यक्ति रोता है तो हाय करता है ना, हाय, ये क्या हुआ? ये वो हाय वाला हाय नहीं है, आपने लिख के भेज दिया हेलो हाय। हाय का मतलब है जैसे आप रो रहे हैं, जैसे आपको मैथिली षड़गोप की एक पंक्ति याद बताओ, हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक, गए गया हमारे ही हाथों अपना राष्ट्रपिता परलोक। अब परलोक जा रहे हैं अपने राष्ट्रपिता अपने ही लोगों के हाथों, तो दुख है या प्रसन्नता है? दुख है। तो यहाँ पर हाय शब्द किसको व्यक्त कर रहा है? दुख को। जैसे आपने देखा होगा जब हम रो रहे होते हैं और भावना हम पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो कई बार रोते रोते में आपने देखा होगा किसी की मृत्यु हो जाए तो महिलाएं रोती हैं तो बहुत सारी बातें रोते रोते में कह रही होती हैं, हाँ या ना। तो उसमें जब रोते समय हाय हाय का जो स्लोगन होता है वो किसके लिए आता है? शोक के लिए। तो लिखो हाय, और देखो लिखने का तरीका ये होता है, जब हम विस्मयादिबोधक अव्यय लिख रहे होते हैं, आपने लिखा हाय, ये दुख को व्यक्त करा रहा है, अब लगाइए आप कॉमा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना।
या आप एक शब्द लिख सकते हैं त्राहि त्राहि। जब आप ईश्वर को बुला रहे होते हैं त्राहिमाम त्राहिमा, और इनको लिखना ऐसे ही है सारे अव्यय को, पहले विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह अनिवार्यतः जरूरी होता है। एक शब्द उफ भी निकलता है कि नहीं निकलता, उप्स उफ, हाँ या ना, तो उप्स तो आने की संभावना कम है एग्जाम में, उप्स तो हम बोल देते हैं लेकिन उफ तो निकलता ही है। बिल्कुल, देखो वहां में आ गया हाय राम, ये क्या हो गया, डीसी राहुल यादव, वेरी गुड। आप लोग लिख लीजिए हाय राम, हे प्रभु, लगता है दुख में ही निकलता है ना। ईश्वर को हम याद भी कब करते हैं, कष्ट में, इसलिए तो कहा है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय कोई। तो लिख लीजिए हे राम। या हे प्रभु, अपने अपने बोलने का तरीका, आप किसको बोलना सहज समझते हैं। चलिए लिख लिया, एग्जाम्पल आप समझ गए। वाक्य किस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए आपने कहा हे राम, ये क्या हुआ, या हे राम उसकी मृत्यु हो गई, तो अब उसने इस वाक्य में पूछा तो कौन सा अव्यय होगा, शोक बोधक अव्यय। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट भेद है आश्चर्य बोधक। आश्चर्य का मतलब क्या है, आश्चर्यजनक तो होता ही है, पर है क्या, आश्चर्य का मतलब क्या है, अचानक चीजें विस्मय के साथ हो, आश्चर्य के साथ हो, जैसे मिस्टर इंडिया अचानक से गायब हुआ, देखिए अचानक से प्रकट हो गया, आश्चर्य की बात है। जैसे हस्तिनापुर में जब हम महाभारत का वर्णन या कृष्ण काव्य कहीं भी पढ़ते हैं तो हमें इंद्रप्रस्थ का वर्णन मिलता है, तो वहां भी आश्चर्यजनक महल था, जहां जल नजर आ रहा था वहां थल था बेसिकली, और जहां थल नजर आ रहा था वहां जल था, ऐसा ही मामला सुना है ना। और इसीलिए थल समझ के दुर्योधन गिर पड़ा, दुर्योधन गिरा था दुशासन गिरा था, दुर्योधन, चलो कोई तो गिरा था, मतलब ऐसा ही था, वहां भी क्या थी, विस्मय में चीजें थी। तो आश्चर्य आप कैसे प्रकट करेंगे, कैसे आपको शॉक्ड लगता है, तो सबसे पहले तो शॉक तो आपको अरे करके लगता है, हाँ या ना, लगता है जब भी आश्चर्य की बात होती है, या आपने टीवी सीरियल देखे होंगे ना, उसमें आश्चर्य क्या से निकलता है। सबसे सटीक एग्जाम्पल जो बच्चों को समझ में आया था, हिंदी सीरियल, एकदम से क्या निकलेगा, 4 बार कैमरा घूमेगा, ऐसा लगता है इससे पहले उनका नाटक पूरा नहीं होता, तो वो आश्चर्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा हंसी आ रही है, चलो लिखो, अरे ओ क्या, ओहो, लिखूं या लिख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे ना, अरे ओह ओहो क्या आदि। लिख लिया, अगला डालिए स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक, लिखिए स्वीकृति बोधक में लिखना क्या है, आपको समझ में आ गया स्वीकृति का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। आपने किसी भी चीज को स्वीकार कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो स्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका हाँ, तो जहां भी आपको मिल, आपने कहा हाँ मैं बाजार जाऊंगा, तो ये नहीं है, लेकिन यहां लिखा हाँ मैं बाजार जाऊंगा, अब क्या हो गया, अब हो गया स्वीकृति। और कौन सा, विस्मय बोधक अव्यय, क्यों, क्योंकि विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है। बात समझ में आ गई, ये देखो ऑनलाइन में दुख निकल कर आ रहा है, ओह उसकी शादी हो गई, क्या बात है, अच्छा दुख भी खुशी से निकल के आ रहा है। मामला कुछ कुछ वैसा तो नहीं था कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो पढ़ते पढ़ते प्रोफेसर हो गए और आप एसएससी की तैयारी में ही लगे रहे, सुना है आप लोगों ने ये जोक, एक बहुत अच्छे कवि है, मैंने तो नाम तो नहीं सुना, याद है मुझे, जोक है कि एक लड़का कहता है कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, पहले हमारा जो पहला प्यार था वो हाई स्कूल में हुआ, हाई स्कूल किया,
ट्वेल्थ किया, फिर हम आ गए एसएससी की तैयारी करने, और वो चलेगी बीए करने। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए कर रही थी। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीएड कर रही थी। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो पीएचडी कर रही थी। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो प्रोफेसर हो गई। शनिवार को उसकी शादी है और इतवार को हमारे एसएससी का पेपर है। चलिए, अब हंसी हो गई, होली के बाद बहुत दिनों बाद मिले। अब ये समझ में आ गया किस तरह से आएगा? तो लिखिए हाँ ठीक। ठीक से भी स्वीकृति देते हैं कि नहीं देते? अब देनी कैसे है? ठीक, अच्छा, कपिल, नमस्ते। आज तो कई दिनों बाद जुड़े हैं कपिल। चलिए, हो गया। हाँ ठीक, अच्छा जी या हाँ जी आदि। अगला लिखिए, इसी से मिलता जुलता आपको नेक्स्ट लिखना है। अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक। अब देखो, स्वीकृति और अनुमोदन में अंतर समझ लो। स्वीकृति की बात है कि हाँ कह दिया मैंने किसी भी चीज के लिए। अनुमोदन का मतलब होता है थोड़ा सा दबाव से कहना। मैंने कहा हाँ मैं बाजार जाऊंगा, सामान्य बात है, लेकिन मैंने कहा हाँ हाँ मैं बाजार जाऊंगा, तो कहने की यानी स्वीकृति की ग्रेड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आपने कहा पढ़ते हो, पढ़ लोगे, ठीक है मैम। पढ़ लोगे, हाँ मैम पढ़ लेंगे, या हाँ ठीक है पढ़ लेंगे। यानी जहां आपकी स्वीकृति की एक ग्रेड बढ़ जाए, थोड़ा सा प्रेशराइज आ जाए, वहां कौन सा होगा? अनुमोदन बोधक। तो अनुमोदन बोधक में लिखिए हाँ हाँ, जी हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक से सिर्फ हाँ, और ठीक है से थोड़ा सा प्रेशराइज हो गया, आधे। हाँ हाँ, मैं पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, और ऐसा कल जो कभी नहीं आता। आता है कि नहीं आता? नहीं आता ना। पढ़ाई वाला कल नहीं आता, बाकी सारे काम आ जाते हैं। तभी तो कुछ पूछो तो आप लोगों को पेपर पलटने पड़ते हैं। लिखिए, तिरस्कार बोधक। हाँ मैं कर लूंगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह लगेगा कंपलसरी। क्योंकि जहां पर विस्मय बोधक अव्यय है वहां चिन्ह लगना अनिवार्यतः जरूरी है। सोनू बघेल, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब बताओ तिरस्कार क्या होता है? बेइज्जती करना, सबको पता है ये तो। अब कैसे पता करेंगे? कैसे करेंगे किसी की बेइज्जती? अब मैं करके बताऊं तो उन्हें कहते हैं हट, चुप। जैसे वो चुप कराते हैं तो लिख लो हट, हट, चुप। अच्छा, किसी को बोला दफा हो जाओ, हाँ तो वो क्या है? बेइज्जती। एक शब्द लिख लेना जो एग्जाम में आता है, धिक। और धिक शब्द का जो एग्जाम में एग्जाम्पल आता है, पंक्ति में जो एग्जाम्पल आता है वो आता है। अच्छा आप लिख रहे हैं, लिखो, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध है। अच्छा, ये भी किसी को बोला है आपने? छी, छी। सबसे ज्यादा बेइज्जती तो इसी में छुपी हुई है, छी। लिख लिए? अब आप लिख लीजिए, छी छी कितना गंदी बातें करता है, या चुप, दफा हो जाओ यहाँ से। इस तरह के शब्द किसके होते हैं? तिरस्कार बोधक के। नेक्स्ट, अगली हेडिंग डालिए, संबोधन बोधक। अच्छा, लाइव क्लास में बच्चे बड़े खुश हैं।
अब संबोधन का मतलब बताइए क्या होता है? किसी का संबोधन करना, बुलाना। तो कैसे बुलाओगे? अरे करके बुलाते हैं। देखो अरे से आश्चर्य भी है और बुलाना भी है। हे इधर आओ, अरे इधर आओ। लिखो ओ हे अरे आदि। हे, हाँ ए भी होता है बिल्कुल, आप लिख लीजिए। ए करके भी हम संबोधन कर रहे होते हैं, एटलीस्ट ब्रज भाषा में तो कर ही रहे होते हैं। ए अजी भी कह देते हैं। हमारे यहाँ तो महिलाएं अजी करके ही बुलाती हैं, है ना? अजी सुनते हो। और किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि एजी का मतलब होता है अब एक गधे। बड़ा लंबा पड़ जाता है इसलिए शॉर्ट में बोल देती हैं एजी, है ना? ठीक है, अपनी अपनी भावनाएं जो जैसे समझ ले। अगला हम पढ़ लेते हैं। सबसे दीनहीन प्राणी है बेचारा गधा, सबसे सीधा, सबसे सरल, और सबसे ज्यादा उसी के लेकर के लोग ताने मारते हैं। हाँ मैंने कहा ना अपनी अपनी भावनाएं हैं, जैसे समझ रहे हैं। कितना सीधा सा प्राणी है गधा, कुछ भी दे दो खाने को खा लेगा, कितना भी बोझा ला दो ले चलेगा। फिर भी उसी के नाम से हमने गालियां बना रखी हैं। चलिए अगला लिखिए। सबसे बढ़िया जिसकी आपको हमेशा जरूरत होती है, आपको क्या सभी को रहती है, आशीर्वाद बोधक। अब मैं दो आशीर्वाद लिख रही हूं और क्योंकि मैं बता चुकी हूं तो आप बताने वाले हैं कि कौन सा सही है। और आप कहो तो मैं चार और लिख दूं आशीर्वाद, लेकिन अगर दो ही लिखूंगी तो आपको सहजता ज्यादा हो जाएगी, 50% संभावना होगी। चार लिखूंगी तो 25% संभावना होगी, है ना? और एग्जाम में एक्चुअली होता क्या है कि हमारे सामने चार ऑप्शन होते हैं, उन चार में से दो तो हम आसानी से हटा देते हैं, दो में ही कंफ्यूजन होता है। और अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि मैडम जो लगाते हैं वही गलत हो जाता है, तो इसीलिए मैंने वही 50% संभावना आपके सामने रखी है। तो चलो बताओ कौन सा वाला आशीर्वाद ठीक है? हाँ भैया, बात समझ में आ रही है? सेकंड वाला आशीर्वाद, ठीक है, वो तो आरसी बात है, इसको हटा देते हैं। तो लिखो आशीर्वाद बोधक। अब आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग, आप अपने से बड़े सब कैसे देते हैं? खुश रहो, जीते रहो, चिरायु भव, दीर्घायु भव। अच्छा अंकुश कह रहा है ओजी होता है, अजी नहीं। अरे जैसे समझ लो वैसे समझ लो। लिख लिए, दीर्घायु भव, खुश रहो, चिरंजीवी भव। आपने वो देखा शादी का कार्ड? हाँ या ना? तो क्या देखते हो उसमें? टाइम और स्थान, कि कितने बजे से दावत शुरू और किस जगह पर है, बस वहीं अटैक करना है। लड़के के नाम के आगे लिखा होता है चिर, हाँ या ना? और लड़की के आगे नाम के लिखा होता है आ या आयु, ऐसा ही होता है ना? शॉर्ट में लिख दिया तो आ लिख देंगे, और वैसे भी शॉर्ट ही, और थोड़ा होगा तो इतना कर देंगे, है? और यहाँ होगा तो इतना और कर देंगे। वैसे मेरे ख्याल से एक ही एक अक्षर होता है, चे और आ। क्या मतलब होता है इसका? चिरंजीवी भाव और आयुष्मती भाव। एक लंबे समय ये आशीर्वाद बोधक शब्द हैं। बात समझ में आ गई? जैसे उसमें होता है ना एक पाण ग्रहण संस्कार, लिखा देखा है कहीं? पाण ग्रहण संस्कार। सदा सुहागिन रहो, हद है। चलिए, पाण ग्रहण संस्कार क्या होता है? शादियों में देखा है? देखो पर्यायवाची याद करने में बहुत दिक्कत आएगी। पाण का मतलब है हाथ, और ग्रहण का मतलब है देना, इसीलिए कहते हैं कि हाथ दे दें। हाथ कन्यादान करते हैं, हाथ पीले करने की जो विधा है, तो पिता अपनी पुत्री का हाथ पुत्र मतलब वर के हाथ में देता है, उसी संस्कार को कहा जाता है पाण ग्रहण संस्कार। बात समझ में आ गई? केवल शादी के कार्ड में वही मत देखा करो कि कहाँ पर दावत और कितने बजे से मिलनी है, बाकी चीजें भी पढ़ लिया करो। चलिए, तो आशीर्वाद बोधक में आपने लिख लिया। अगला लिखो जो सबसे ज्यादा लगता है, भय बोधक।
भय बोधक। डर लगता है, क्या निकलता है सबसे पहला शब्द डर में? ओ मम्मी, लिख लो। हमारा डर, हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अच्छा, छोटी मोटी चोट हो तो मम्मी याद आती हैं, और सामने से ट्रक निकल जाए जो चिपका के भी जा सकता था तो पापा याद आते हैं। अब बाप रे बाप। लिखो, लिखो, सच में लिखो। ओ माँ, बाप रे। भगवान भी याद आते हैं डर में कि नहीं आते? ओ माय गॉड, अब ऐसे तो नहीं आएगा ओ एम जी। पर हाँ, ईश्वर के लिए आ सकता है, हे ईश्वर। देख लीजिए, हे ईश्वर आदि। और अगला तो बहुत अच्छा है, जिसकी अभिव्यक्ति आप हर समय कर सकते हैं। कौन सा? क्रोध बोधक। देखिए, भावनाएं तो हम सब में हैं, और जितनी भावनाएं लिखाई हैं वो सब हैं, लेकिन ये क्रोध एक ऐसी भावना है जिसकी अभिव्यक्ति सहजता से हो सकती है और बड़ी आसानी से हो जाती है। कहते हैं ना, गुस्सा नाक पे रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए, एक सामान्य बात कही जाए, अगर आप जानना चाहते हैं कि व्यक्ति रियल में क्या है। जैसे मैं आमतौर पे क्लास में कहती हूँ, जैसे आप पहली बार क्लास में आते हैं तो पड़ोस में बैठने वाला जो भी है, आप फर्स्ट डे क्लास में आए तो वो आप होगा आपके लिए। अगले दिन, अगले या 2-3 दिन में वो तुम हो जाएगा, और 1 हफ्ते तक पास में बैठने वाला तू में परिवर्तित हो जाएगा। और क्योंकि हम ब्रजभाषी हैं, तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि 15 दिन में पहले ब्रजभाषा में डॉट डॉट हो, उसके बाद वार्तालाप प्रारंभ हो। ये अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। व्यक्ति इमोशंस जब उस पर हावी होते हैं, उसकी संवेग, उसकी भावनाएं हावी होती है, तो वो अपने मूल रूप में होता है। क्रोध एक ऐसा इमोशन है जिसमें व्यक्ति सहजता से अपने रियल फैक्ट रूप में आ जाता है। जैसे मान लीजिए, आप कितने भी अच्छे से बढ़िया से कपड़े पहनकर जा रहे हैं किसी शादी वादी में। अब यहाँ का जो रास्ता है वो आपको पता ही है, ड्रेनिंग सिस्टम कैसा है। आप अच्छे से सज सवर के जा रहे थे, अचानक से कोई बाइक पर आया और आपके कपड़ों पर पेंटिंग बना के चला गया, तो क्रोध तो आएगा ही आएगा, ये तय है। और क्रोध में आप अंग्रेजी में गालियां कम देंगे, जो आपके रियल फैक्टर्स जो वर्ड होंगे वो ज्यादा निकल कर आएंगे, है ना। हालांकि किसी भी संवेग की अभिव्यक्ति, हमेशा याद रखना, ये मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जो बच्चा छोटा है तो उसके इमोशंस की अभिव्यक्ति उसके अपने ऊपर निर्भर करती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम पर समाज का दबाव बनता है, तो हमारे इमोशंस की अभिव्यक्ति हमसे ज्यादा हमारे आसपास की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। छोटा बच्चा कैसे भी माहौल में होगा, अगर उसे भूख लगी है तो वो रो लेगा, खाना मांग लेगा। लेकिन आप क्लास में भी हल्ला नहीं मचाओगे कि चिल्लप्पा मचाने लगे, नहीं 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 भूख लगी है, खाना दो खाना दो। लेकिन छोटा बच्चा होगा तो वो कर लेगा। अब जैसे मान लीजिए आपको क्रोध आया, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप सच सवर के जा ही रहे थे या जा रही थी कहीं भी, मतलब दोनों अपने अपने हिसाब से संभाल लेना, और आपकी ड्रेस पे पेंटिंग बन गई। लड़कियों का मामला तो ज्यादातर तय है कि उनका जो भी क्रोध होगा वो वाचिक होगा, बोलकर ही अभिव्यक्ति होगी। लड़कों की 2 तरीके से हो सकती है, वाचिक और कायिक। ये अनुभाव में भी हम आगे पढ़ेंगे। यानी एक तो हम बोलकर अभिव्यक्ति करेंगे अपने क्रोध की, और दूसरा हम शारीरिक रूप से करेंगे। लेकिन दोनों ही अभिव्यक्ति हम पर निर्भर नहीं करेंगी, हमारे से सामने वाले पर निर्भर करेंगी। मान लीजिए, जिसने भी हमारे कपड़ों पर अपनी बाइक से पेंटिंग बनाई वो दुबला पतला एक हरा सा व्यक्ति है, तो तय है कि हम उसे पकड़ करके कायिक अभिव्यक्ति ही करेंगे। लेकिन हम ठहरे 5.5 फुट के दुबले पतले से, जो था बुलेट पर वो कम से कम 90 या 1 कुंटल उसमें वजन था, 6.5 फुट का व्यक्ति था, तो भी क्रोध आएगा आपको। लेकिन फिर तब आएगा जब आपकी और उसकी एक मर्यादित दूरी हो जाएगी और आप तय कर लेंगे कि वो हमें पकड़ नहीं पाएगा, तब क्रोध की अभिव्यक्ति होगी, और वो बातचीत ज्यादा होगी, कायिक नहीं होगी। तो इमोशंस की अभिव्यक्ति सामने वाले पर निर्भर करती है। चलिए, तो क्रोध बोधक में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो क्रोध में कौन सा शब्द निकलता है? कटु वचन ज्यादा निकलते हैं। तो जो भी हम तिरस्कार में बोल रहे होते हैं सामान्यतः वो क्रोध में भी होते हैं। कड़वे वचन निकलते, जैसे आपने कहा चुप, तो अक्सर चुप शब्द को आप किस में बोलेंगे? क्रोध में बोलेंगे, हाँ या ना?
या अच्छा, एक शब्द ब्रजभाषा में बहुत चलता है, अबे, चलता है कि नहीं चलता? हम अरे को ब्रजटोन में क्या बोल देते हैं? अबे, अबे, हट। अच्छा, एक शब्द और बोलते हैं ना, रुक जा, अभी रुक जा, जब क्रोध होता है। तो आप दोनों ही रूप में लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं रुक जा, और थोड़ा सा लिख रहे हैं तो थोड़ा अच्छा सा लिखिए, रुक जा की जगह रुक जाओ लिखो। बोलते तो हम भले ही अपने ही टोन में हैं। या आप ये भी कह सकते हो ठहर जा, ठहर जाओ। मैंने कहा ना, क्योंकि हम लिख रहे हैं तो थोड़ा ठीक से शब्द लिख लें, ठहर जाओ। हाँ, देखो, माता पिता का तो अधिकार है क्रोध करना, और क्रोध की अभिव्यक्ति माता पिताओं की भी परिवर्तित होती है, बदल जाती है। जैसे मम्मी की जो ब्लैक मनी होती है, ब्लैक मनी आप जानते ही होंगे, जो मम्मियां छुपा छुपा के रखती हैं, वो बेटियों के लिए नहीं होती, बेटों के लिए होती है। होती है ना? अरे बिल्कुल होती है। बेटा 25,000 का फोन लेगा, पापा से 10,000 लिए जाएंगे, 15,000 तो मम्मी की ब्लैक मनी जा रही होगी, और पापा को बताया 10,000 जाएगा, और हो सकता है उससे भी कम बता दिया जाए। और बेटियों को जो पॉकेट मनी दमदार तरीके से मिलती है, वो पापा से मिलती है। बेटी ने कहा पापा, और अगर बोल दिया पापा, रोते हो तो बस पापा पापा हो गए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। बेटी ने 500 मांगे, फिर तो 1,000 निकलेंगे, अगर दो आंसू और गलती से टपक गए तो फिर एक नोट की जगह दो नोट निकले। अच्छा चल मेरा बेटा खुश रहे, इसीलिए तो कहा गया पापा की परी, यूं ही थोड़ी ना कह दिया गया है। और ये फैक्ट भी है कि माँ के प्रेम की अभिव्यक्ति बेटों पर ज्यादा होती है, और पिता के प्रेम की अभिव्यक्ति बेटियों पर ज्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ, है ना? अगला लिखो, कितने नंबर हो गए? अंतिम कर लो। चेतावनी बोधक। हालांकि चेतावनी भी बहुतायत मात्रा में आप क्रोध की अभिव्यक्ति में ही कर रहे होते हैं। चेतावनी बोधक, रुक जा अभी बता रहा हूं, तो ये वेरी गुड, ये है ब्रजभाषा, रुक जा, अभी नहीं अबे, अब हाल बता रहा हूं तो ये चलिए अगला लिखिए। चेतावनी आप कैसे देंगे? देखो, चेतावनी क्रोध में भी दे सकते हो, और आप चेतावनी किसी को अच्छे के लिए भी दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, और मान भले ही आपका पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, लेकिन पड़ोसी का छोटा सा बच्चा छज्जे पर है, वो गिर ही सकता है, आप तुरंत अभिव्यक्ति कर देंगे, क्या कहेंगे? अरे अरे संभालो उसको, या उसको पकड़ो। तो आपने कहा होशियार हो जाओ, संभल कर, तो ये क्या है? आप चेतावनी दे रहे हैं, है ना? या मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा आप रोड पर जा रहे थे, बारिश होगी, बारिश का गंदा पानी था, और आप तो स्नान कर ही गए, आधा पूरा जितना भी करना था। तो आगे से आप मानवता के नाते याद रखेंगे, जो भी आ रहा है उससे कहते हैं भाई आराम से संभल कर जाना, यहाँ गड्ढा है, ऐसा होता है। तो जैसे आपने कहा आराम से, होशियारी से, संभल कर, तो ये क्या है? चेतावनी आप दे रहे हैं। तो लिख लीजिए आराम से। हम मगरमच्छ देखने में दिख कोई नहीं रहा मगरमच्छ, ऐसा कहा जाता है, मैंने तो बस सुना है। संभल कर, आराम से, होशियारी से। या आप एक सामान्य शब्द भी बोलते हैं ना, धीरे से या धीरे धीरे जाओ, तो ये भी क्या है? चेतावनी बोधक ही है आपका।